हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? वार्टस, जननांगी हर्पीज, टिटनेस, डेंगू। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। टिटनेस जो है जीवाणु जनित रोग है। तो याद रखेंगे कि वार्टस जो है ये वायरस जनित रोग होता है और हर्पीज और डेंगू को तो हम जानते ही हैं कि ये वायरस जनित रोग हैं। प्रत्येक प्रश्न को अच्छे से जो है कवर करते हुए चलेंगे। प्रश्न नंबर 2, विटामिन सी के संदर्भ में विचार करें। सत्य कथन की पहचान करें। यह विटामिन विभिन्न आहार स्रोतों से लोहे के अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुरुंदा में विटामिन सी और लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए विकल्प है। यहाँ पर फर्स्ट व सेकंड दोनों कथन यहाँ पर सही लिखे हुए हैं। कुरुंदा में कौन सा विटामिन मौजूद होता है? तो विटामिन सी जो है मौजूद होता है और कुरुंदा में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। गोल्डन चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, विटामिन ए। गोल्डन चावल में विटामिन ए पाया जाता है। निम्न कथनों में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। ग्रीष्म ऋतु में बोए जाने वाली फसल को जायद कहा जाता है। गन्ने की फसल को तैयार होने में 2 वर्ष लगता है। मूंगफली खरीफ की फसल के अंतर्गत शामिल है। तो सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है। फर्स्ट व थर्ड वाले पॉइंट यहाँ पर सही है। गन्ने की फसल को तैयार करने में लगभग कितना समय लगता है? 1 वर्ष का जो है समय लगता है, जबकि जायद की फसलें ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी एक समुद्री जलधारा अन्य से भिन्न है? गल्फ स्ट्रीम दिया गया है, क्यूरोशियो दिया गया है और उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट दिया गया है, पश्चिमी पवन प्रवाह ड्रिफ्ट दिया गया है। एक यहाँ पर समुद्री जलधारा भिन्न है। यदि आपने ऑप्शन डी चुना है तो सही आंसर आपका हो जाएगा पश्चिमी पवन प्रवाह ड्रिफ्ट, जो कि एक ठंडी जलधारा है। किस प्रकार की जलधारा है ये? समुद्री ठंडी जलधारा है, जबकि ये ऊपर की ये तीनों समुद्री गर्म जलधारा है। प्रश्न नंबर 10 है। निम्नलिखित में कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? दुग्धमापी लैक्टोमीटर, आर्द्रता मापी हाइग्रोमीटर, द्रव घनत्व मापी हाइड्रोमीटर, पनडुब्बी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर है। आर्द्रता मापी हाइग्रोमीटर ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है। जो कार्य करते हैं उनको नोट कर लेना है। एक तो लैक्टोमीटर को, एक हाइड्रोमीटर को, एक पनडुब्बी। पनडुब्बी को तो हम सभी जानते हैं कि ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करती है। चलिए, अच्छा प्रश्न था। प्रश्न नंबर 11 है। भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर 20 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड में निहित ऊर्जा कितनी होगी? दिया है जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर हमको आंसर लगाना है कि कौन सा विकल्प सही आएगा। तो ऊर्जा पूछा गया है, तो ऊर्जा फॉर्मूला लगाइए, U बराबर mgh। U बराबर mgh क्यों लगाया है? क्योंकि यहाँ पर h का मान दिया गया है 8। कितना दिया गया है? 8 दिया गया है और m आपको दिया गया है 20 किलोग्राम। तो 20 यहाँ पर रख दीजिए और g का मान दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड। तो आप इसकी गुना कर लीजिए तो कितना आएगा यहाँ पर? 8 दूनी 16 और डबल जीरो लगा दीजिए। उसके बाद आंसर क्या बनेगा आपका प्रश्न का? ये हो जाएगा 1600 जूल। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रक्त के विषय में असत्य कथन की पहचान करें। तो रक्त के विषय में असत्य कथन का चयन करना है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त में तंतुबंध होते हैं। मानव रक्त में सबसे बड़ी कर्णिकाएं WBC होती हैं। हीमोग्लोबिन में हिम नामक वर्णक की उपस्थिति के कारण ही रक्त का लाल रंग होता है। देखिए, यदि आप जानते होंगे, पहला पॉइंट तो जानते ही होंगे कि रक्त एक संयोजी ऊतक है, और डी वाला पॉइंट भी जानते होंगे कि रक्त में हिम नामक वर्णक होता है, जिसकी उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है। तो बी और सी में आंसर है। तो बी यहाँ पर राइट आंसर हो चुका है। रक्त में तंतुबंध नहीं होते हैं।
ये पॉइंट अच्छा है, इसको नोट कर लेना है या याद रखना है। ये मानव रक्त में सबसे बड़ी कर्णिकाएं WBC की होती हैं। देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर तो आपको करना ही है। आपको लाइक करना है जिससे कि हमको मोटिवेशन मिले और हमको भी लगे कि हम आपको जो अच्छा मटेरियल उपलब्ध करा रहे हैं। प्रश्न नंबर 13, भारत में सूची फर्स्ट, वन प्रकारों को सूची सेकंड प्रदेशों से सह संबंधित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची फर्स्ट में वन प्रकार है और सूची सेकंड में प्रदेश दिए गए हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन तो ये मिलेंगे आपको सह्याद्री, शिलोंग पठार सह्याद्री में। तो ए का यहाँ पर 2 आएगा। ए का 2 तो केवल ऑप्शन सी में ही है, तो सी ही राइट आंसर हो जाएगा। मानसून, मानसून प्रकार के वन छोटा नागपुर पठार शिवालिक में। शीतोष्ण पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय नीलगिरी में शीतोष्ण प्रकार के वन पाए जाते हैं। और कच्छ मैंग्रोव पश्चिमी बंगाल तराई क्षेत्र में जो है मैंग्रोव वन आपको देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार आंसर तो सी ही राइट है। जो भी क्लास आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी वो ऑथेंटिक ही देखने को मिलेंगी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मत्स्य पुराण में मिलती है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? कालिदास, रघुवंश दिया गया है, भाग सौपनवास दत्तम दिया गया है, सुबुध, सुबंधु, कादम्बरी और हर्ष रत्नावली। सही नहीं है ऑप्शन सी। कादम्बरी के लेखक कौन है? तो कादम्बरी के लेखक जो है बाणभट्ट हैं। तो यहाँ पर बाणभट्ट होना चाहिए था। चलिए, और रत्नावली तो आप जानते ही हो, हर्ष द्वारा रचित है यह पुस्तक। प्रश्न नंबर लगाते हैं 17, निम्नलिखित वंशों ने किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। खिलजी वंश दिया गया है, लोधी वंश, सैयद वंश, गुलाम वंश। तो कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। तो दिल्ली पर शासन किया था, इनका यहाँ पर सही क्रम लगाना है। तो डी यहाँ पर राइट आंसर है। सबसे पहले आएगा गुलाम वंश, उसके बाद में खिलजी वंश आएगा, फिर आपका आएगा सैयद वंश और लास्ट में आता है लोधी वंश। तो दिल्ली पर जो शासन किया था ये आपके 5 वंश थे, जिसमें पहला गुलाम वंश है, फिर खिलजी वंश है, फिर आपका आता है तुगलक वंश आता है, फिर आपका आता है सैयद वंश, फिर आता है लोधी वंश। यदि आपको इनके सन पता है तो ज़्यादा अच्छी बात है। चलिए हम यहाँ पर इनको देख लेते हैं एक बार, ताकि प्रश्न यदि बनेगा तो कर लेंगे। 1206 से 1290 तक गुलाम वंश ने जो है शासन किया था। फिर आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश ने 1290 से लेकर के 1320 तक शासन किया था। फिर आता है आपका तुगलक वंश, जिसने जो है 1320 से लेकर के 1414 तक शासन किया था। सैयद वंश ने 1414 से शासन किया था, 1450 तक इसने शासन किया था। और फिर लोधी वंश ने, और लोधी वंश ने 1451 से लेकर के 1526 तक जो है शासन किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 1906 में मिल्टो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग की, संयुक्त निर्वाचक वर्ग की, हिंदुओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए, मुसलमानों को मनोनयन द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व देने के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है यहाँ पर। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की प्रार्थना करने के लिए मिल्टो से शिमला में जो है मुसलमानों के शिष्टमंडल ने 1906 में मुलाकात की थी। प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो यह शुरू हुआ था 1920 ईस्वी में। तो बी यहाँ पर सही आंसर था। प्रश्न नंबर 20 मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट में प्रसिद्ध मंदिर हैं और सूची सेकंड में राज्य दिया गया है। विद्याशंकर मंदिर किस राज्य में है और राजरानी मंदिर किस राज्य में है? कंदारे महादेव मंदिर तो जानते ही होंगे,
किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है, तो सी का 3 है। और सी का 3 तो ऑप्शन ए में भी मेंशन है, ऑप्शन सी में भी मेंशन है। और राजरानी मंदिर ये आपका है उड़ीसा राज्य में, तो बी का भी 4 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी 4 है बी का। अब आप जो फंस गए हैं, या तो आपको पता होना चाहिए कि विद्याशंकर मंदिर किस राज्य में है, या फिर भीमेश्वर स्वामी मंदिर पता रहना चाहिए कि ये किस राज्य में है। तो विद्याशंकर मंदिर जो है कर्नाटक में है, ए का 2 आएगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और भीमेश्वर स्वामी मंदिर आंध्र प्रदेश राज्य में है। तो देखिए उचित पॉइंट लगने पर उसको नोट कर लेना है। विद्याशंकर मंदिर, तो विद्याशंकर मंदिर कहाँ पर है? कर्नाटक में है। विद्या को आपको क्या करना है? अर्जित करना है, विद्या अर्जित करना है, तो याद रखेंगे कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन सी एक 2001 से 2011 के दशक में भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर रही है? तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार कि भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर रही है, कितने प्रतिशत रही है? तो ये रही है 17.70%। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर है। आप जानते होंगे कि भारत की 10 की वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक ये आपका है मेघालय राज्य है। और जबकि न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाला राज्य भी आपको पता रहना चाहिए, ये पता भी होगा, नागालैंड है। नागालैंड है जहाँ पर नकारात्मक देखी गई थी -0.6%। और मेघालय की जो है 27 पॉइंट कुछ है। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं हम 24। पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने भटकल में एक कारखाना खोलने की अनुमति प्राप्त करने के उद्देश्य से किसे कृष्ण देवराय के दरबार में भेजा था? तो कृष्ण देवराय के दरबार में अल्बुकर्क ने भटकल में एक कारखाना खोलने के लिए किसे भेजा था? बार बोसा दिया गया है, डोमिंगो पायस दिया गया है, फादर लुई दिया गया है और मनुची दिया गया है। देखिए मनुची तो नहीं आएगा क्योंकि ये अकबर के काल से संबंधित है, मुगल शासन से संबंधित है। इन तीनों में जो है आंसर है। यदि आपने ऑप्शन सी चुना है तो सही चुना है, फादर लुई को जो है भेजा गया था। याद रखना है भटकल में कारखाना खोलने के लिए, क्योंकि इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये प्रश्न, क्योंकि बारबोसो और डोमिंगो पायस ये भी कृष्ण देवराय के दरबार में आए थे। अर्थात हमको यहाँ पर ये पता चल चुका है कि ये जो तीनों हैं ये कृष्ण देवराय के दरबार में आए थे, परंतु भटकल में कारखाना खोलने के लिए लुई फादर को जो है पुर्तगाली गवर्नर ने इसको यहाँ पर भेजा था। अच्छे से कड़ी मेहनत कीजिएगा। प्रश्न नंबर 25। ध्वनि के विषय में निम्न कथनों में से असत्य कथन की पहचान करें। ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंगे होती हैं। ध्वनि तरंगे निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती। ध्वनि तरंग का आयाम कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल पर निर्भर करता है। श्रवणीय रेंज 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को इंफ्रासोनिक तरंग कहा जाता है। असत्य यहाँ पर है ऑप्शन ए, ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंगे नहीं होती हैं, क्योंकि ध्वनि तरंगे तो अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे होती हैं और अनुदैर्घ्य तरंगे कंपन जो करती हैं वो समांतर कंपन करती है, जबकि अनुप्रस्थ तरंगे के जो कण होते हैं वो लंबवत कंपन करते हैं। और ध्वनि तरंगे बहुत पूछा जाता है कि निर्वात में जो कंपन नहीं करती है और इनको कंपन करने के लिए प्रयुक्त बल की आवश्यकता होती है। सभी यहाँ पर बहुत ही अच्छे पॉइंट हैं। चलिए प्रश्न नंबर देखिए नेक्स्ट। मिलान संबंधी यह प्रश्न है। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। उद्गम क्षेत्र दिए गए हैं और सूची सेकंड में नदी दी गई है। बरमगिरी की पहाड़ी से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो कावेरी का होता है। फर्स्ट का ए का जो फर्स्ट आएगा, ए का फर्स्ट लिख लीजिए। ए का फर्स्ट तो केवल ऑप्शन बी में ही है, तो बी ही राइट आंसर होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए बेरी नाग सीता झरना जो कि झेलम, महाबलेश्वर कृष्णा नदी आएगा। छोटा नागपुर पठार से सुसवर्ण रेखा, तो डी का 4 आएगा, बी ही राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 28 लगाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से ही सुमिलित है? नीति मध्य प्रदेश दिया गया है, अघिल दर्रा लद्दाख दिया गया है, माना हिमाचल प्रदेश दिया गया है और दीपू लद्दाख दिया गया है। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी, अघिल दर्रा इंपॉर्टेंट है, ये लद्दाख में अवस्थित है ये। जबकि नीति और माना कहाँ पर है?
उत्तराखंड राज्य में है, और दीफू ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है ये? अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ पर ये रीजनिंग का प्रश्न शामिल किया गया है, आप इसको करने की कोशिश कीजिएगा, आसान है। ए का अर्थ जो प्लस दिया गया है और बी का माइनस और सी का गुना और डी का अर्थ जो है भाग दिया गया है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। डी का अर्थ क्या दिया गया है? भाग दिया गया है, तो यहाँ पर भाग लिख लीजिए। ए का अर्थ दिया गया है प्लस, यहाँ पर प्लस लिख लीजिए। सी का दिया गया है गुना, तो गुना लिख लीजिए। बी का दिया गया है आपको माइनस, तो माइनस लिख लीजिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं? गुना करते हैं, भाग करते हैं? भाग करते हैं। तो आप यहाँ पर 24 को 8 से भाग कर दीजिए, तो इतने को भाग करने पर क्या आएगा? 3 आएगा। उसके बाद में गुना कर दीजिए, 12 की गुना आप 4 में कर दीजिए, यहाँ पर प्लस लिख दीजिए, तो 12 चौक 48 जो है हो जाएगा। उसके बाद माइनस कर दीजिए 6, फिर आप जोड़िए 48 में से 6 घटाने पर कितना आएगा? 42, और 42 में आप जो है 3 को ऐड कर दीजिए, सीधा आ जाएगा आपका 45। तो ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। रीजनिंग और मैथ को भी भाई कवर करना है, पता है पैटर्न में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दी गई आकृति को बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम सीधी रेखाओं की संख्या क्या होगी? तो न्यूनतम सीधी रेखाओं की संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर जो इसको भाई हम ट्रिक से करेंगे, थोड़ा याद रखेंगे आप। तो इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना है, n² 5। n जो यहाँ पर देख लेना है, ऐसे देखेंगे n को 1 2 3 4, यानी कि n का जो है नंबर टोटल हो जाता है 4। तो 4 को रख देंगे n की जगह पर। तो जैसे 4 को रखेंगे n की जगह पर, इसको हल कर लेंगे। तो 16 और 5 लेस कर दीजिए, कितना आएगा? 11 आएगा ना। तो 11 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो न्यूनतम पूछा गया ना, तो न्यूनतम सीधी रेखाओं की संख्या जो है 11 होगी। ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि त्रिभुजों की संख्या बताइए। यदि त्रिभुजों की संख्या पूछ ली जाए तब आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, 2n² - 5। इसको याद कर लीजिए, बस n के स्थान पर 4 रख दीजिएगा। तो 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 32 में से 5 जाएंगे तो 27 आंसर आ जाएगा। तो मैंने दोनों कंडीशन इसकी आपको बता दी है। यदि परीक्षा में प्रश्न बनेगा तो आराम से आप कवर कर जाओगे। प्रश्न नंबर 33 है, यदि किसी व्यक्ति ने 60 रुपये में एक वस्तु को खरीदकर उसे 25% लाभ पर बेच दिया है, तो खरीदा है उसने 60 रुपये में, यानी कि कॉस्ट प्राइस जो है 60 रुपये है और प्रॉफिट उसने लिया है 25% का। उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? तो सेलिंग प्राइस हमको निकालना है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं विक्रय मूल्य। तो 60 रुपये यहाँ सीधा से लिख लीजिए, 25% का जो है प्रॉफिट किया है, तो 125/100 कर दीजिए। तो 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 4 से कटिंग लगा लीजिए 60 की, तो कितना आएगा? 4 पंजे 20 हो जाएगा। 4 ही कम 4, 4 पंजे 20, 5 में करेंगे कितना आएगा? 75। तो 75 रुपये आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, आसान था। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है, अनुच्छेद 243 H के अनुसार, या फिर I के अनुसार, या J के अनुसार, या K के अनुसार। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो आंसर बनेगा इसका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 243 I के अनुसार राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है।